तो नेक्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम एडमिनिस्ट्रेशन हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एम्पर ली जोंग सबको जाने का ऑर्डर देते हैं, पर वो अपने ब्रदर ली पेयान को रुकने को कहते हैं। ली पेयान तो डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसने जो भी किया है उसकी वजह से एम्पर उसे बहुत चिल्लाने वाले हैं, और ऐसा होता भी है। एम्पर उसके पास आकर उससे कहते हैं कि मैंने सुना कि कल जो फाइट हुई उसमें साधन जी और यूलिन किंगडम के लोग भी आए थे। अब उनके इस सवाल का ली पेयान के पास कोई भी जवाब नहीं होता। तभी एम्पर उसके करीब आकर उससे कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किससे हाथ मिलाना है और किससे नहीं, तो दोबारा कभी ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें मत करना। जिसके बाद एम्पर ली पेयान को पनिश करते हुए कहते हैं कि हमारे ट्रेजर हाउस में कुछ दिनों से पैसों की कमी चल रही है, तो तुम पैसे डोनेट करोगे। ली पेयान ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वो एम्पर के सामने कुछ भी बोल नहीं पाता और वो ग्रीट कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ली यू को देखते हैं जो कि मास्टर चाओ से मिलने आई हुई होती है। गाइस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ली यू एम्पर ली जोंग की बेटी है और एम्पर और मास्टर चाओ बचपन के दोस्त हैं। मास्टर चाओ की यू लॉन्ग गैंग के बारे में एम्पर को पता है क्योंकि मास्टर चाओ की गैंग एम्पर के लिए ही काम करती है और ये दोनों ही अपनी तांग डायनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। वहीं दूसरी तरफ ली पेयान जो कि एम्पर का भाई है, वो मास्टर चाओ और उसकी गैंग को पसंद नहीं करता। साथ ही वो कुछ बाहरी लोगों के साथ भी मिला हुआ है जो कि तांग डायनेस्टी के दुश्मन है। ली पेयान एम्पर बनना चाहता है, पर वो ये भी जानता है कि मास्टर चाओ और उनकी गैंग के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मास्टर चाओ बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनकी यूलोंग गैंग तांग डायनेस्टी की कैपिटल चांगान में रूल करती है। अब लियो मास्टर चाओ से कहते हैं कि आपने बचपन से ही मेरे और मेरे भाई का बहुत ख्याल रखा है। जिसके बाद लियो मास्टर चाओ से निंग्क्यू के बारे में पूछती है, जहाँ पर कि मास्टर चाओ बताते हैं कि अब ब्रदर निंग्क्यू हमारी यूलोंग गैंग में है, पर ये सीक्रेट है तो आप इसके बारे में किसी को भी मत बताना। वो बहुत जल्द अकेडमी का एग्जाम देने वाला है, तो कहीं इससे उसको कुछ नुकसान ना हो जाए। उनकी इस बात को सुनकर लियो पूछते हैं कि क्या आपको सच में लगता है कि वो अकेडमी ज्वाइन कर पाएगा, जिसमें मास्टर चाओ हाँ में जवाब देते हैं। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक गार्ड जिसका नाम चोंग शुआन था उसको देखते हैं। वो निंग्क्यू को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ निंग्क्यू तो वहाँ पर कैलीग्राफी प्रैक्टिस करने लग जाता है। अब चोंग शुआन निंग्क्यू को ढूंढते ढूंढते उस कमरे में ही आ गया था जहाँ पर ये निंग्क्यू है। निंग्क्यू को देखने के बाद वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें एक जगह रुकने को कहा गया था ना। चोंग शुआन निंग्क्यू को उस रूम से बाहर ले आकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा तमीज से रहना चाहिए क्योंकि सेकंड ब्रदर तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, तो उनकी इज्जत ऐसे मिट्टी में मत मिलाओ। जिस पर निंग्क्यू कहता है कि सेकंड ब्रदर मतलब कि मास्टर चाओ ना। जिस पर चोंग शुआन निंग्क्यू को बताता है कि हम उन्हें यहाँ पर सेकंड ब्रदर कह के बुलाते हैं, तो अब से तुम भी उन्हें यही कहकर बुलाना। जिस पर निंग्क्यू हाँ कहता है। चोंग शुआन निंग्क्यू से कहता है कि मेरा एक आखिरी सवाल है, मुझे बताओ कि क्या तुम हमारी ग्रेट तांग डायनेस्टी के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। जिस पर निंग्क्यू जवाब देता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तो मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करता हूँ। वैसे आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं। जिस पर चोंग शुआन उसे बताता है कि क्योंकि तुम इंपीरियल गार्ड के मेंबर बनने वाले हो। ये सुनकर तो निंग्क्यू हैरान रह गया था। जिसके बाद चोंग शुआन इंपीरियल गार्ड का टोकन निंग्क्यू को देते हुए कहता है कि फिर भी तुम अकेडमी का एग्जाम दे सकते हो क्योंकि तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद ही कोर्ट को सर्व करना है। जिसके बाद निंग्क्यू चोंग शुआन से पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर मुझे करना क्या है। जिस पर वो बताता है कि वो सब मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मास्टर चाओ को देखते हैं जो कि एम्पर के पास आए हुए होते हैं। एम्पर मास्टर चाओ से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हो, मैं आखिरी बार तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम यहाँ पर रुकोगे या नहीं। जिस पर मास्टर चाओ सीधे ना कर देते हैं। ये सुनकर एम्पर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी फ्लैशबैक में हम लियू और मास्टर चाओ को देखते हैं, जहाँ पर कि मास्टर चाओ लियू से कह रहे थे कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ और कल्टीवेटर को कभी भी अपनी जर्नी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। मैं तालाब की एक मछली हूँ, मैंने तालाब तो देख लिया, अब मुझे समुद्र देखना है, इसीलिए मैं जियांगू की तरफ जा रहा हूँ। तभी लियू मास्टर चाओ से कहती है कि लेकिन जियांगू तो इतना बड़ा नहीं है जितना कि हमारा ग्रेट तांग है। जिस पर मास्टर चाओ जवाब देते हैं कि भले ही वो बड़ा ना हो लेकिन नया है। जिसके बाद प्रेजेंट में हम मास्टर चाओ को देखते हैं जो कि एम्पर को भी यही सारी सेम बातें कह रहे थे और आखिर में वो कहते हैं कि एम्पर आप जानते हैं कि मुझे फ्रीडम कितनी पसंद है, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। इतना कहकर मास्टर चाओ वहाँ से जाने लगे थे, पर तभी एम्पर उन्हें रोक कर कहते हैं कि हम दोनों ने मिलकर बचपन में बहुत सारी यादें बनाई, कोई भूल चूक हो तो माफ करना। उनकी बातें सुनने के बाद मास्टर चाओ बस उन्हें ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एम्पर तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे अपने इतने अच्छे दोस्त को जाते हुए देखकर। वहाँ से बाहर आने के बाद मास्टर चाओ एक जगह पर रुकते हैं और तभी वहाँ का मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा था। इसी बीच हमें कैरेज को देखता है जिसमें कि ली किंगशेंग बैठा हुआ था और गाइस ये बंदा एम्पर ली जोंग का एडवाइजर है। तो अब पैलेस में ऐसे बदलते हुए मौसम को देखकर ली किंगशेंग समझ जाता है कि चाओ शालचू यानी कि मास्टर चाओ का ब्रेक थ्रू हो रहा है। जिसके बाद हम मास्टर चाओ को देखते हैं जो कि फुलफिलमेंट रियलम पर पहुंच गए थे। दूसरी तरफ हम ली किंगशेंग को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा था अगर चाओ को हेडमास्टर गाइड करते तो वो 10 साल पहले ही इस रियलम पर पहुंच जाता। जिसके बाद फिर हम निंग्क्यू को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर बैठे हुए आराम कर
रहा था। तभी सांग सांग उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम भी देना है तो उसके लिए कुछ तैयारी भी कर लो। जिस पर निंकी उससे कहता है कि अरे सांग सांग, मुझे सब याद है, ये देखो अब मैं क्या बन गया हूँ। इतना कहकर वो अपने इंपीरियल गार्ड के टोकन को सांग सांग को दिखाता है। ये देखकर सांग सांग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो निंकी से पूछती है कि तो इसका मतलब अब हम अमीर हो जाएंगे। जिस पर निंकी कहता है कि अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मास्टर चाव आ जाते हैं अपने आदमियों के साथ। वो निंकी से कहते हैं कि मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे इन ब्रदर्स से बात करना, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। इतना कहकर वो निंक्यू को सभी से मिलवाते हैं और फिर वो जाने लगे थे। उनको जाते हुए देखकर निंक्यू को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो कहता है आपने मुझे अपना ब्रदर बनाया है और आप ऐसे इतनी जल्दी छोड़कर जा रहे हो मुझे, कितने बेरहम हो आप। अब उसकी बातों को सुनकर मास्टर चाव तो बस हंस रहे थे। जिसके बाद निंक्यू जोर से पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे। जाते जाते मास्टर चाव वो सारी जगह देख रहे थे और इन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने यूलोंग ग्रुप बनाया और इतने सारे लॉयल साथी पाए जो कि उनके कहने पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ली किंग शैन को देखते हैं जो कि हुआंग नाम के एक पर्सन के साथ बोर्ड गेम्स खेल रहा था। वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है कि दुनिया वाले कहते हैं कि हम दोनों कभी मिल नहीं सकते, लेकिन आज देखो हम साथ बैठकर गेम्स खेल रहे हैं। जिसके बाद हुआंग ली किंग शैन से पूछता है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हेडमास्टर कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। जिस पर वो जवाब देता है कि वो बहुत हाई रियलम पर होंगे, लेकिन कितने ये तो मुझे भी नहीं पता। दूसरी तरफ हमें एग्जाम एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं एग्जाम देने के लिए। वहाँ पर एग्जाम देखने के लिए इंपीरियल पैलेस के लोग आने लगते हैं। सारे कैंडिडेट्स उनके सामने उनको ग्रीट कर रिस्पेक्ट दे रहे थे। तभी वहाँ से प्रिंस ली पेयान जो कि एम्परर के छोटे भाई है, उनकी गाड़ी जाती है। निंक्यू घूरते हुए उसे देख रहा था क्योंकि जुओ ने जो लेटर छोड़ा था मरते वक्त उसमें ली पेयान का भी नाम था। जिसके बाद निंक्यू की नजर वहाँ पर यूशान के ऊपर जाती है जो कि उसे एंटरटेनमेंट हॉल में मिला था। निंक्यू से पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर एकेडमी का एग्जाम देने आई हो। जिस पर वो जवाब देता है कि मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मेरे फादर ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया। जिस पर निंक्यू से पूछता है कि लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट तो निकल चुकी है, तो उन्होंने तुम्हें अलाउ कैसे किया। जिस पर वो बताता है ज्यादा कुछ नहीं, हमने वॉर ऑफ मिनिस्ट्री को बस 20,000 सिल्वर टाइल्स दिए और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। अब इसके बारे में सुनकर तो निंक्यू और सांग सांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद यूशान वहाँ से चला जाता है। वहीं सांग सांग निंक्यू से कहती है कि यंग मास्टर इस पर्सन से बात करके देखो, अगर इसकी फैमिली में किसी मेड की जरूरत हो तो मैं तैयार हो जाने के लिए, इतना पैसा है इसके पास। उसकी इस बात को सुनकर निंक्यू तो मुंह बनाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग अंदर चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लियू को देखते हैं जो कि एम्परर से कहती है कि फादर सारे लोग आ चुके हैं, अब हम एग्जाम शुरू कर सकते हैं। पर तभी एम्परर मास्टर लिन से पूछते हैं कि ग्रैंड मास्टर कहाँ पर है, क्या वो नहीं आएंगे। जिस पर मास्टर लिन उन्हें बताते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने कहा है कि आप उनके बिना ही एग्जाम शुरू कर सकते हैं क्योंकि उन्हें कहीं पर जाना है। इतना सुनने के बाद एम्परर एग्जाम को स्टार्ट करने का ऑर्डर देते हैं और सारे स्टूडेंट्स अंदर की तरफ चले गए थे एग्जाम हॉल में। अब सबसे पहले उनका मैथ का एग्जाम होता है जहाँ पर कि यूशान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लिखूं तो लिखूं क्या। बाकी स्टूडेंट्स की भी सेम हालत थी। तभी वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जो कि आंसर लिखने के बजाय पेपर पर ये लिखती है कि मुझे कुछ नहीं आता। निंक्यू एग्जाम पेपर की तरफ देखते हुए समझने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी जगह पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। निंक्यू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लिखे तो लिखे क्या, तो उसका जितना दिमाग चलता है उस हिसाब से जवाब लिखता है। अब निंक्यू को आंसर्स लिखता हुआ देखकर यूशान इशारे में उससे कहता है कि आखिर तुमने क्या लिखा। निंक्यू से अपना जवाब दिखाता है जो कि बहुत छोटा सा था। ये देखकर यूशान कहने लगता है कि आखिर इतने बड़ी क्वेश्चन का आंसर इतना छोटा कैसे हो सकता है। तभी निंक्यू उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही आता है तो तुम खुद लिख लो। ये सुनकर यूशान कहता है कि अरे नहीं नहीं ब्रदर निंक्यू, ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो बस तारीफ में कह रहा था कि तुम कितने ज्यादा होशियार हो कि इतने शॉर्ट में ही आंसर लिख दिया। यूशान निंक्यू की चीटिंग कर रहा था। ये देखकर वहाँ का जो एग्जामिनर था वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। जिसके बाद निंक्यू सबमिट करके वहाँ से चला जाता है। सारे स्टूडेंट्स तो दंग रह जाते हैं कि आखिर इतनी जल्दी कैसे कर लिया इसने। अब उन सभी का नेक्स्ट एग्जाम लिटरेचर का होता है। एग्जाम पेपर को पढ़ते ही निंक्यू को सांग सांग याद आ जाती है क्योंकि वो लिटरेचर में माहिर है। तभी निंक्यू खुद से कहता है कि चलो कुछ भी लिख देता हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वो अपनी पेन को रेडी कर लिखना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूशान को देखते हैं जो कि बोर होने की वजह से सो ही गया था एग्जाम में। वो इधर उधर देखता है और अब जैसे ही उसकी नजर निंक्यू की तरफ जाती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि निंक्यू तो बस लिखे ही जा रहा था। वो इतना लिखता है कि उसने इंक ही खत्म कर दी थी। जिसके बाद वो एग्जामिनर को अपना एग्जाम पेपर सबमिट करके दूसरे एग्जाम की तरफ जाने लगा था। वो एग्जामिनर निंक्यू की शीट को देखता है जहाँ पर
क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर थी। पर जैसे ही वो निंग्यू के आंसर्स पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि निंग्यू ने लिखा था कि अच्छाई और बुराई हमारे हाथों में नहीं होती, ये सारी डेस्टिनी का खेल है। एग्जामिनर ये पढ़कर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर लिटरेचर का एग्जाम हो रहा है, ज्ञान देने का नहीं। इसके बाद फ्लावर और हर वाले एग्जाम में भी निंग्यू कुछ खास नहीं कर पाता। जिसके बाद आती है म्यूजिक की एग्जाम। म्यूजिक वाले एग्जाम में निंग्यू के सामने एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, जिसे पकड़ते हुए निंग्यू टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और जोर जोर से वो बजाने लगा था। निंग्यू उसे बिल्कुल गिटार की तरह यूज कर रहा था और जिसके बाद वो वहाँ पर कॉन्सर्ट ही कर डालता है। निंग्यू को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट्स तो बस उसको ही देखते रह गए थे। इंपीरियल पैलेस के लोग यानी कि एम्परर और प्रिंसेस वगैरह तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तभी वहाँ पर वही गार्ड चोंग चान लियू को बताता है कि प्रिंसेस, ये वही लड़का निंग्यू कर रहा है। ये सुनकर लियू अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि आखिर ये बेवकूफ कब सुधरेगा। अब निंग्यू का नेक्स्ट एग्जाम होता है आर्चरी और घुड़सवारी का। इस एग्जाम में सारे कैंडिडेट्स को घुड़सवारी करते हुए अपने टारगेट्स पर निशाना लगाना है। सारे कैंडिडेट्स बाहर की तरफ आ गए थे, जहाँ पर कि दूसरे लोग बैठकर उनको देख रहे थे। सांग सांग निंग्यू को ऑल द बेस्ट कहती है। तभी यूशान निंग्यू से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में अकेडमी में एडमिशन ले पाओगे? जिस पर निंग्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल, अभी तो तुमने मेरा रियल टैलेंट देखा ही नहीं। इस एग्जाम को देखना मैं कैसे पास करता हूँ। तभी वहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि गार्ड्स एक घोड़े को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो शांत नहीं हो रहा था। अब जैसे निंग्यू उस घोड़े को देखता है तो वो पहचान जाता है ये तो उसका ही घोड़ा है जो कि वेई चैंग सिटी में था। निंग्यू फौरन उसके पास जाकर गार्ड से कहता है कि आप इसको छोड़ दो, मैं देखता हूँ। जिस पर गार्ड कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा अड़ियल सा घोड़ा है। जिस पर निंग्यू कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगा। फिर वो अपने घोड़े के पास जाते हुए कहता है, ओए तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? पर उसका घोड़ा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। जिस पर निंग्यू उससे कहता है कि अरे मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, पर मेरा विश्वास करो, सांग सांग ने तुम्हें बेच दिया था, मैंने नहीं। वो घोड़ा फिर भी नखरे दिखा रहा था। जिस पर निंग्यू थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि ये एग्जाम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तमीज से मेरी बात सुनो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उसकी इस बात को सुनते ही वो घोड़ा एकदम से नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर तो बाकी के गार्ड्स भी हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम वू काय और दूसरे का यीलान था। वू काय निंग्यू के बारे में यीलान को बताते हुए कहती है कि ये वॉर ऑफ मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन लेटर के थ्रू यहाँ पर आया है। जिसको यीलान कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी, देखती हूँ ये क्या करता है। वहाँ पर दूसरी कंट्री के यंग मास्टर भी आए हुए होते हैं एग्जाम देने के लिए। अब उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। सारे कैंडिडेट्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। निंग्यू का घोड़ा बाकी सबसे काफी ज्यादा बड़ा था। अब एग्जाम स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सारे कैंडिडेट्स आगे की तरफ भागने लगे थे, पर निंग्यू नहीं जाता। सारे कैंडिडेट्स के आगे निकल जाने के बाद निंग्यू अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ता है। अब उनमें से कुछ डिसाइपल्स निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, पर हम देखते हैं कि जो दूसरे डिसाइपल होते हैं वो उनके एरोस को छीन कर घोड़े से ही गिरा देते हैं, जिससे वो कंपटीशन खत्म हो जाए और वो खुद निशाना लगा सके। अब यूशान भी निशाना लगाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर एक और डिसाइपल आकर उसके तीर को छीन कर यूशान को निशाना लगाने नहीं देता। जिसके बाद तभी वहाँ पर निंग्यू आकर एक के बाद एक टारगेट्स को हिट करने लगा था। उसकी तीरंदाजी को देखकर तो यूशान के होश उड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो एग्जामिनर था वो निंग्यू की तरफ देखकर सोचने लगता है कि क्या कमाल का टैलेंट है इसके पास। वहीं हम निंग्यू को देखते हैं जिसके लिए जैसे तीरंदाजी बच्चों का खेल हो, वो घोड़े पर लेट लेट कर निशाना लगा रहा था और उसका निशाना लग भी जाता है। हद तो तब हो गई जब निंग्यू घोड़े पर खड़े होकर निशाना लगाने लगता है। उसको ये सब करता हुआ देखकर एग्जामिनर की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उसका एक भी निशाना नहीं चूकता और वो एक के बाद एक सारे टारगेट्स को हिट करके वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से ये एग्जाम शुरू हुआ था। और वहाँ पर आने के बाद भी वो एक ही टाइम पर 3 एरोस को शूट करता है और वो तीनों ही सटीक निशाने पर लगे थे। ऑडियंस में सब लोग दंग रह जाते हैं। वहीं जो एग्जामिनर और मास्टर वगैरह थे वो अपनी चेयर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और वो निंग्यू के लिए तालियां बजा रहे थे। निंग्यू को इस वाले एग्जाम में A++ मिला था। एग्जाम खत्म हो जाता है और फिर हम अकेडमी में लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक मास्टर जिसका नाम लू यान था वो एग्जाम पेपर को चेक कर रही थी, जहाँ पर कि उन्होंने निंग्यू को मैथ्स में A दिया था क्योंकि निंग्यू का जवाब लू यान को पसंद आया था। तभी वहाँ पर दो मास्टर बातें कर रहे थे कि उस लड़के निंग्यू को A मिला है। लगता है कि इस साल अकेडमी में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग आए हैं। जिस पर तभी लू यान खड़े होकर उनसे कहती है कि ओह तुम लोगों को ऐसा लगता है, पर भूलो मत कि उस लड़के को लिटरेचर में D- मिला है। इतना रहकर लू यान वहाँ से चली गई थी। अब अगले दिन सबके रिजल्ट्स आते हैं, जहाँ पर कि लिटरेचर के एग्जाम में चैंग नाम का बंदा टॉप पर आया था। निंग्यू और सांग सांग रिजल्ट देखने आए हुए होते हैं। निंग्यू का नाम लास्ट रो में था। ये देखकर सांग सांग कहती है कि देखा, मैंने कहा था कि थोड़ी पढ़ाई कर लो। तभी वहाँ पर यीलान आगे बढ़ते हुए निंग्यू से कहती है कि तुम जैसे लड़के को वॉर ऑफ मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है हमारी अकेडमी के लिए। ये तो वही बात हो गई, ऊंचे दुकान के फीके पकवान। तभी वहाँ पर यूशान निंग्यू को बताता है कि इसका नाम यीलान है और ये चांगान के एक रेपुटेटिव जनरल की बेटी है।
निंग्क्यू यीलान को इग्नोर करते हुए सांग सांग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर यीलान उसके पीछे जाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट के एग्जाम इससे भी ज्यादा बुरे गए हैं क्या, जो तुम मुंह छुपाकर भाग रहे हो। जिस पर निंग्क्यू उससे कहता है कि मेरा इतना हैंडसम फेस है, मैं भला क्यों छुपाऊंगा। निंग्क्यू को लिटरेचर में D- मिला था। ये देखकर लोग बातें बनाते हैं कि इसके जैसे पर्सन का ग्रेट तांग डायनेस्टी में होना तो हमारे लिए शर्म की बात है। मुझे तो विश्वास है कि इसको किसी भी सब्जेक्ट में A+ नहीं मिला होगा, अगर मिला तो मैं इस पेपर को ही खा जाऊंगा। इतना कहकर वो बंदा शर्त ही लगा डालता है, जिसके बाद वो सभी मैथ, घुड़सवारी और तीरंदाजी का रिजल्ट देखते हैं। यह देखकर तो वहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं। यीलान कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। तभी यूशान उसी पर्सन से कहता है कि तुमने तो शर्त लगाई थी, तो अब खाओ इस नोटिस पेपर को। ये सुनकर तो उस बंदे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। निंग्क्यू और सांग सांग दूर खड़े ये सब देख कर हंसने लगे थे। वही निंग्क्यू सांग सांग से कहता है कि चलो घर चलते हैं, मुझे तुम्हारे हाथ के बने नूडल्स खाने हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एम्परर को दिखाया जाता है, जिनके पास मास्टर लिन आकर बताते हैं कि इस साल हमें बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट मिले हैं। जिसके बाद वो एक लड़की जिसका नाम वांग यिंग है, उसके बारे में एम्परर को बताते हुए कहता है कि इस 14 ईयर के छोटे से लड़के के पास साइंस की ग्रेट नॉलेज है। वो एक एक करके काफी सारे स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये सारे बच्चे हमारे ग्रेट तांग डायनेस्टी के नामचीन घरों से हैं। तभी एम्परर पूछते हैं कि ये निंग्क्यू कौन है। ये सुनकर लियू थोड़ी खुश हो जाती है और वो मन में सोचती है कि चलो इस बेवकूफ को जैसे तैसे एडमिशन मिल ही गया। जिसके बाद अकेडमी का फर्स्ट डे आता है, जहाँ पर निंग्क्यू बिल्कुल स्टूडेंट की तरह रेडी होकर अकेडमी जाता है। वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात यूशान से होती है, जो कि उदास लग रहा था। ये देखकर निंग्क्यू उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें। जिस पर यूशान उसे बताता है कि अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो उल्टे सीधा आंसर लिखे थे, लेकिन फिर भी देखो मुझे एडमिशन मिल गया। क्या जिन्होंने भी हमें नंबर्स दिए वो लोग नशे में थे। जिसके बाद वो लोग अपनी फर्स्ट क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर की एक मास्टर जिसका नाम जी फेंग था, वो सभी को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन उनकी क्लास इतनी ज्यादा बोरिंग थी कि ज्यादातर डिसाइपल्स तो सोने ही लग जाते हैं। मास्टर जी फेंग रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम जोंग तियान था, वो उठकर खड़ा होकर मास्टर जी फेंग से कहता है कि मुझे लगता है कि रूल्स बेकार होते हैं, क्योंकि तांग डायनेस्टी को इसकी आर्मी और फोर्सेस ने क्रिएट किया है, ना कि इन रूल्स ने। तो मैं इन रूल्स और रेगुलेशन की परवाह नहीं करता। वो ऐसी बातें करते जाता है। तभी मास्टर जी फेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था उसके ऊपर कि वो उसको मारना ही शुरू कर देते और कहते हैं कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। उनके हाथ में जो भी आता है उसी से वो जोंग तियान को पीट डालते हैं। तभी यीलान खड़ी होकर मास्टर जी फेंग से कहती है कि मास्टर अभी आप हमें रूल्स के बारे में बता रहे थे, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये भी रूल ब्रेक करना होगा। अगर आपको इसे पनिश करना है तो रूल्स के हिसाब से करिए। उसकी बातों को सुनकर मास्टर रुक जाते हैं और वो यीलान से कहते हैं मैं तुम सबका टीचर हूँ और तुम्हें अच्छे से सब कुछ सिखाना ही मेरी ड्यूटी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितने ही बड़े खानदान से क्यों ना हो, इस अकेडमी में सब बराबर है। यहाँ पर तुम पढ़ने आए हो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरे नहीं, इसीलिए मुझे रूल सिखाने की कोशिश कोई ना करे। मास्टर जी फेंग को देखकर तो जोंग तियान काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूशान निंग्क्यू से पूछता है कि क्या तुम्हें समझ आया इन्होंने क्या कहा। जिस पर निंग्क्यू कहता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा। इतने सारे पावरफुल फैमिलीज के बच्चों के सामने इस तरीके की बातें करना, वो भी बिना किसी डर के, इसका पक्का कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। शायद इस अकेडमी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई पर्सन है जिसके सामने ग्रेट तांग डायनेस्टी और सारी पावरफुल फैमिलीज झुकती हैं। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वू काई जोंग तियान के पास बैठी थी और उससे कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर यीलान आकर जोंग तियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मास्टर के सामने मुंह चलाओ, तो जब वो सवाल कर रहे थे तो तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया। तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है। जिस पर जोंग तियान जवाब देता है कि अरे इसमें मेरी गलती नहीं है, जब मैंने उन्हें गुस्से में देखा तो मैं अपनी बॉडी को चाहकर भी हिला नहीं पाया। वो लोग ऐसी बातें कह रहे थे कि तभी वहाँ पर यूशान और निंग्क्यू आ गए थे। यूशान उन्हें बताता है कि मास्टर जी फेंग इस अकेडमी में 30 सालों से पढ़ा रहे हैं, वो इनसाइड रियलम पर है, तो तुम उनका सामना कर भी नहीं सकते थे। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि मास्टर उन सभी को लाइब्रेरी में लेकर आए थे। वो सभी को बताते हैं कि इस अकेडमी में रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी का रूल ये है कि तुम बुक पढ़ सकते हो पर अपने साथ ले जा नहीं सकते और ना ही कॉपी कर सकते हो, ये सब याद रखना। वो सभी लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि वो लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बड़ी थी। अंदर जाने के बाद निंग्क्यू तो उस पूरी लाइब्रेरी को बस देखे ही जा रहा था, इतनी सारी बुक्स एक जगह पर। निंग्क्यू उधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे मास्टर लू यान दिखाई देती है। वो ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर कि लू यान अपना काम कर रही थी। ऊपर भी काफी सारी बुक्स रखी हुई थी और निंग्क्यू उन्हें देखने लगा था। तभी उसे वही सुप्रीम सेंस की बुक दिखाई देती है जो कि वो पढ़ा करता था वेई चैंग में। निंग्क्यू एक दूसरी किताब को उठाता है और जैसे ही वो उसको पढ़ना शुरू करता है कि तभी अचानक से उसका सर पूरी तरीके से घूमने लगा था। वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह में गिरते जा रहा है। काफी देर तक ऐसा होता रहता है, जिसके बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कि हर जगह सिर्फ बुक्स ही बुक्स थी। वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसा कुछ था जो कि मेज की तरह रोटेट होकर हर जगह से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। लिटरली ये सीन तो डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल जैसी वाइब दे
रही है। निंक्यू के साथ काफी टाइम तक ये सब होते रहता है, जिसके बाद वो एकदम से ऊपर की तरफ आ गया था और उसके नीचे बुक्स का एक बहुत बड़ा भंडार था। निंक्यू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कहाँ पर और ये हो क्या रहा है। तभी वो देखता है कि ये बुक वाली शेल्फ एकदम से उस पर ही हमला करने के लिए आती है और जिसके बाद वो रियल टाइम में बेहोश हो जाता है। मास्टर यूलान एक झलक निंक्यू की तरफ देखती है जो कि उनके सामने पड़ा हुआ था बेहोश होके। फिर रात हो जाती है और अकेडमी वाले निंक्यू को उसके घर पर छोड़ आते हैं। निंक्यू का सर अभी भी बहुत बुरी तरीके से चकरा रहा था, उसे चलने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तभी सांग सांग कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या तुमने शराब पी है? जिस पर निंक्यू कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकेडमी कमाल है पर बहुत ज्यादा खतरनाक भी। मैं लाइब्रेरी में था जहाँ पर की ओल्ड कल्टीवेटर्स की बुक्स रखी थी। मैंने सोचा था कि सारा ज्ञान आज ही ले डालूंगा। जैसे ही मैंने एक किताब खोली मेरा तो सर ही चकरा गया। वो आगे बताता है कि पता नहीं मैं किस दुनिया में चला गया था कि हर जगह सिर्फ बुक्स ही दिखाई दे रही थी मुझे लगता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो करने में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सांग सांग उसकी बातें बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रही थी और वो उससे पूछती है कि तो अब तुम क्या करोगे? जिस पर निंक्यू उससे कहता है कि जब हमारे रास्ते पर पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबतें आए तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? सांग सांग याद करते हुए कहती है कि उस पहाड़ के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। जिस पर फिर निंक्यू भी कहता है कि हाँ बिल्कुल 2 टुकड़े कर देने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जो कि निंक्यू को रोक सकता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये आज का पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।